स्वागत है आपका डायलॉगस में। मैं हूं शंकर अनिमेष। जिस जगह पे खड़ा हूं उस जगह का एक ऐतिहासिक महत्व है, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी ने ढेर सारे जेपी आंदोलन से निकले नेताओं को जगह दी, जिसमें लालू प्रसाद यादव हों, सुशील मोदी हों, नीतीश कुमार हों, और या फिर कहें प्रशांत किशोर भी इसी यूनिवर्सिटी से निकले हैं। प्रशांत किशोर से जब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि वो साइंस कॉलेज से निकले हैं। और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार की आप कहानी जानते ही हैं। तो इस पटना यूनिवर्सिटी के प्रांगण से हम बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति में किस कदर से जो आने वाले दिनों में जो रिफ्लेक्शन होने हैं, किस कदर से जो चुनावी वादों का मौसम चल रहा है, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार की राजनीति को इम्पैक्ट करेंगे या फिर उसकी दशा और दिशा को तय करेंगे। तो इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन तीन खबरें जो मुख्य रूप से जिस पे हमारी चर्चा होगी। पहला, महागठबंधन का जो एक पैकेज आया है कि किस तरह से वो जीविका दीदी को, जिस तरह से उन्होंने ऑफर किया है कि सारे जीविका दीदी को परमानेंट कर दिया जाएगा, उनके जो ऋण है वो माफ कर दिए जाएंगे। तो यानी कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उस पे कब्जा करने की तेजस्वी की तैयारी है। दूसरी जो खबर जिस पे हम चर्चा करेंगे कि प्रशांत किशोर की ये जो कैंडिडेट है उसको बीजेपी क्यों पोच कर रही है। आखिर बीजेपी की क्या मजबूरी आ गई, कितनी मजबूत पार्टी, विश्व की सबसे शक्तिशाली पार्टी, प्रशांत किशोर जैसे एक न्यू इंट्रेंट के कैंडिडेट को पोच करने की जरूरत आन पड़ी। और तीसरी खबर जिसपे हम हमारी बात होगी कि महागठबंधन में आखिर ऐसी क्या मार मची हुई है जिससे उनका चुनावी कैंपेन ही नहीं अभी तक शुरू हो पाया है। तो इन तीन मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी पवन कुमार सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं, अंशु नैथानी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके साथ में अविरल पांडे जो कि पटना यूनिवर्सिटी में ही इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। तो उनसे भी जानेंगे कि तेजस्वी यादव का जो वायदा है इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होंगे, क्या यह सचमुच जमीन पर उतरेगा या फिर एक चुनावी वायदा रहकर रह जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अंशु आपसे शुरुआत करते हैं कि जो तेजस्वी यादव का ये जो वादा है, जो उन्होंने आज ऐलान किया कि जीविका दीदी जिनको कि इतनी सारी उन्होंने नीतीश कुमार जिस कैप्टिव वोट बैंक को इतने सालों से कल्टीवेट करते रहे हैं, और जो उनका साइलेंट वोटर पिछले चुनाव में भी एक तरह से हारते हारते उनको जीविका दीदी ने बचाया, उसको तेजस्वी यादव अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना फिजेबल आपको लगता है, या फिर लगता है कि एक चुनावी मौसम में वादों की एक तरह से बहार हो रही है, सब बरसात हो रही है, तो उसमें तेजस्वी यादव ने भी अपना हाथ धो दिया। शंकर जी, ये वादे तो हर कोई दल कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि किसका वादा कितना बड़ा है, कितना दमदार है और जनता को कितना अपील कर रहा है। तो आज तेजस्वी यादव ने वो वादा किया है, मुझे लगता है कि बिहार की जो जनता है, जो नौकरी के लिए, तनख्वाह के लिए, पैसों के लिए जिसके मन में एक बेचैनी और परेशानी रहती है, उन्होंने इस बात को समझा है और एक कहूंगी कि एक तुरुप का पत्ता उन्होंने आज चला है चुनाव के मैदान में। जिस तरह से एक अभी नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10-10 हजार देने की बात की थी और 10-10 हजार खाते में भी गए, उसके ही जवाब में मुझे लग रहा है एक बड़ी एक लकीर खींचने की कोशिश की है तेजस्वी यादव ने। क्योंकि 10 हजार, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शायद ये 10 हजार एक बार मिले फिर मिले ना मिले, और इस 10 हजार से कौन सा धंधा हो सकता है, कौन सा ऐसा काम हो सकता है। तो बहुत सी इस तरह की बातें सुनने में आई थी, और लोग यही कह रहे थे कि ये चुनावी प्रलोभन ज्यादा लग रहा है, बाद में क्या होगा। लेकिन बिहार जैसा स्टेट, जहां आप देखिए सरकारी नौकरी के लिए लोग कितना परेशान होते हैं, कितनी उनके मन में बेचैनी होती है, क्योंकि उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि जो जीविका दीदी है और जितने संविदा कर्मी है स्टेट में, आप देखिए बहुत बड़ी उन्होंने घोषणा की है आज, उन सभी को स्थायी कर दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ा दर्द है जीविका दीदी की। अगर मैं बात करूं बिहार में, जीविका दीदी की स्थिति यह है कि उनकी सैलरी, उनका मानदेय सबसे कम है और उनसे सबसे ज्यादा काम करवाया जाता है। यानी अपना जो काम करना है उसके अलावा भी जितने तरह के काम होते हैं, जितने भी सरकारी काम होती हैं, चीजें होती हैं, सब जगह जीविका दीदियों को भेज दिया जाता है। कोई रैली है तो उसमें जीविका दीदी को जाना है, कोई कोई दूसरा अभियान चल रहा है, कोई श्रृंखला बनाई जा रही है, तब जीविका दीदी को जाना है। तो ये जीविका दीदियां जो हैं, इन्होंने कई बार अपना ये दर्द प्रकट किया था मुख्यमंत्री के भी सामने कि हमारी जो सैलरी है, जो हमारा को मानदेय मिलता है, वो बहुत कम है और कोई पर्क्स भी नहीं मिलते। आप मानिए कि जीविका दीदी यानी कि जो महिलाएं, नीतीश कुमार का इतना बड़ा वोट बैंक है, उन्हें आज एक झटके में अपने पाले में करने की कोशिश जरूर की है तेजस्वी यादव ने। उन्हें कहा है कि हम इन्हें स्थायी कर देंगे, ये बहुत बड़ा वादा है, सरकारी नौकरी दे देंगे। आप समझ सकते हैं कि लेकिन ये अंशु कितना। अंशु एक सवाल इसी से काउंटर क्वेश्चन में करना चाहूंगा कि
अगर वादे जैसे किए जाते हैं, अगर हमें आपको कोई ये वादा कर दे कि हमें लंदन में कोई फ्लैट दे देगा, क्या हम उसके वादों को बाई करेंगे? 2019 में राहुल गांधी ने यह वादा किया था कि भाई वो एम्प्लॉयमेंट गारंटी की जो स्कीम, जो उनके सारे विशेषज्ञ बाहर से आए थे, उन्होंने काउंसिल किया था, राहुल गांधी ने उसको बड़े जोर शोर से उठाया था, लेकिन जनता ने उसको खरीदा नहीं। तो माल का खरीदार आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को लगता होगा कि फ्लोटिंग वोटर है, उसमें थोड़ा सा डेंट कर ले, नीतीश कुमार के जो वुमेन सेगमेंट है उसमें डेंट कर ले, लेकिन एक्चुअल में डेंट होगा या नहीं होगा, ये सवाल मैं पवन जी से भी लूंगा। पवन जी, आपको क्या लगता है कि ये एक तो पहले इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हम अविरल से जानेंगे कि जितने बड़े वादे हैं उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होगा, कितना इसको पूरा करना संभव होगा, लेकिन आपको लगता है चुनावी मौसम में जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, इसका कोई जनता, एक्चुअल में जनता उसका लोड लेती है? शंकर की जो वादे अब किए गए हैं, देखिए मैं जो एक राउंड शंकर घूम के आया था, आप खुद पटना में आप समझ सकेंगे। लोग जिनको मन बनाना है वो लगभग मन बना चुके हैं। देखिए, जब तक आप कैश दे के इस तरह के लोकतंत्र में अगर रातों रात वोट नहीं बदल लेते हैं, आप अपनी तरफ वोटर्स को नहीं कर लेते हैं, या कोई ऐसा रातों रात 24 घंटे 48 घंटे में कुछ ऐसा नहीं कर लेते हैं कि वोट आपकी तरफ लोग देने लग जाएं। वो भी होता है, देखिए, बहुत ही लोकलाइज तरीके से, आप मास लेवल पे नहीं कर सकते। तो क्या होता है, जितना मेरे को समझ में आता है, जो चुनावी घोषणा पत्र होता है और उसके पहले के जो आप पहले से जो इनफॉर्मल तरीके से आप वादे कर रहे होते हैं जनता से, वो धीरे 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 उनके माइंड में वो थोड़ा परकोलेट डाउन होता है, फिर धीरे धीरे उस पर वो राय बनाते हैं, और राय बनाते हैं तो फाइनली वोट में वो दिखता है। अभी मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आता है कि अभी तेजस्वी यादव इस मामले में बहुत लेट हैं, और दरअसल ये भरोसे की बात है। ऑलरेडी जिनके बैंक अकाउंट में पैसे चले गए, जिसमें मान लीजिए आप 10,000 वाली बात कह सकते हैं, जिसमें प्रॉमिस किया कि साहब हम 400 से बढ़ा के 1,100 रुपए कर देंगे। तो जो घूम के मैंने देखा था शंकर, उसमें लोगों को ये लगता है कि साहब ऐसा है कि कोई वादा तो कोई और करेगा, ये ऑलरेडी कर चुका है और हमें दे चुका है, तो इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और अभी जब इन्होंने कहा कि साहब हम हर परिवार को नौकरी देंगे, आज दूसरी दफा इन्होंने बोला कि हम जीविका को परमानेंट कर देंगे, तो अब वहां की जनता को ये लगने लगा है, जो बात करके समझ में आता है कि क्या ये जो कह रहे हैं वो पॉसिबल है क्या। और देखिए, आजकल सबके पास सोशल मीडिया है, हमारे आपके जैसे लोग बोलते रहते हैं, जो सोशल मीडिया में वो देखते हैं ये सवाल। आप, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हम लोग बैठ के दिल्ली और पटना जैसे महानगर में डिस्कस कर रहे हैं, यही बात गांव और छोटे छोटे कस्बों में डिस्कस हो रहा होगा, जिसकी आबादी 1,000 है, जिसकी आबादी 500 है। वहां भी बोलते होंगे लोग कि देखो, ही बोला तो है, भी क्या करेगा। मेरे ख्याल से ये तेजस्वी यादव इज टू लेट टू एक्सप्लेन इट एंड टू गेट इट डन। एक मैं आपको इसके आखिरी में एक बात बताता हूं आपको इस सवाल के। आपको याद होगा 2004 में मनमोहन सिंह ने चुनावी घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र मनमोहन सिंह ने रिलीज किया था, जहां तक मुझे याद है। उसमें एक वादा किया गया था कि साहब हम अगर सत्ता में आएंगे तो प्राइवेट नौकरियों में हम आरक्षण देंगे। वो उसके बाद वो ऐसा हुआ, उसकी हवा हो गई, इनको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया, इनको लगा कैसे कन्विंस करेंगे, इंडस्ट्रीज के विरोध में आ गई। तो सवाल ये उठता है कि आप जब चुनावी घोषणा पत्र को आप ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसमें जनता भी मेरे ख्याल से थोड़ी होशियार है, वो समझती है कि ये वादे कितने फिजिबल हैं और कितना पॉलिटिकली जो है इसका एक कोई मोटिव है क्या। तो मेरे ख्याल से उतना वो डिस्काउंट करके समझना चाहेगी। बिल्कुल। अविरल, आपसे समझना चाहेंगे कि आपको लगता है, क्योंकि हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे कि जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि 2 करोड़ से ज्यादा जो बिहार की फैमिली है उसको वो सरकारी नौकरी देंगे, उसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जब हम लोगों ने बात की वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है। बिहार जैसे स्टेट के लिए उस बर्डन को झेलना बहुत ही मुश्किल भरा काम होगा, क्योंकि इस समय भी जो एक जिसको कहते हैं कि लाइबिलिटी जो सरकार की है, जो गारंटीड लाइबिलिटी है, वो 1 लाख करोड़ के आसपास है, पेंशन, सैलरी और इन सबको अगर जोड़ दिया जाए। तो आपको लगता है कि इस तरह के वादों का फाइनेंशियल वायबिलिटी है, या तेजस्वी को लगता है कि ये चुनाव उनके लिए डू एंड डाई है और इसलिए वो ऐसे वादे कर रहे हैं जिसको कि कल की तारीख में देखा जाएगा, प्रॉमिस किया जाएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आने के पहले किया था वादा कि जो एक एस्पिरेशनल जो सोसाइटी है उसको टैप करने के लिए उन्होंने ढेर सारे वादे किए थे। 15 लाख वाला जो वादा है जो बाद में बुमरैंग कर गया, आपको लगता है कि इसकी कोई फाइनेंशियल पॉसिबिलिटी बनती है?
बिल्कुल, आप देखिएगा जो आज ही तेजस्वी यादव ने जी ने जो अनाउंसमेंट किया है कि जो कम्युनिटी मोबिलाइजर, जिसको जीविका दीदी हम लोग के रूप में जान रहे हैं, प्रत्येक जीविका दीदी को लगभग 30,000 रुपये मंथली दिए जाएंगे। इसके अलावा उनको 2,000 रुपये अतिरिक्त भत्ते के रूप में भी दिया जाएगा, क्योंकि वो और भी कई सारे कार्य कर रही हैं। तो अगर आप अगर इन सबको आप मिला के देखिएगा तो लगभग 1.4 जो करोड़ जो है जीविका दीदी आज के समय में बिहार में जुड़ी हुई है जीविका प्रोग्राम से। और इनका अगर आप फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देखिएगा तो लगभग 5 लाख से 5.5 लाख करोड़ रुपया, अगर आप सही में इन जीविका दीदियों को 30,000 रुपया मंथली देने की मतलब प्रक्रिया में लगते हैं, तो इतने रुपए की जरूरत होगी। उसमें तो अगर आप फिर तेजस्वी यादव जब सरकार में आएंगे तो कह देंगे कि भाई आपके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए। वो कंडीशन जो जैसे जैसे कहते हैं ना, म्यूचुअल फंड में कंडीशन नीचे लिखी होती है छोटे छोटे शब्दों में, तो उस तरह के कंडीशन लाद देंगे कि भाई सिर्फ 2 लाख जो जीविका दीदी हैं उनको ही सैलरी बढ़ाई जाएगी। जी, मतलब कई बार जब इस तरह के अनाउंसमेंट होते हैं तो उस तरह के जो हिडन जो तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को छिपा करके अनाउंसमेंट किया जाता है। नीतीश कुमार जी का देखिएगा तो एक मतलब एक महिला वोटर में एक वर्चस्व रहा है। और ये जो जीविका प्रोग्राम का अगर आप हिस्ट्री को देखिएगा तो ये एक बहुत ही अलग तरीके का प्रोग्राम है, ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है। और मुझे लगता है अगर इस तरीके की जो सैलरी से अगर आप लिंक करते हैं इस तरीके के स्कीम को, तो इसकी जो मुख्य जो इसके जो पीछे जो उद्देश्य है, मुझे लग रहा है वो उद्देश्य फेल कर जाएगा। तो और और आप दूसरा देखिएगा दूसरा अगर जो उतना। दूसरा जो सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि जो वुमेन वोट बैंक है बिहार में, उसमें जो नीतीश कुमार का ट्रस्ट फैक्टर है वो काफी ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर है। और आप जब एक नैरेटिव को, जंगल राज के नैरेटिव को, जब बीजेपी या एनडीए लगातार उस नैरेटिव के सहारे पिछले 18-20 सालों में सत्ता में वापस की है, उस वुमेन वोट बैंक में तेजस्वी या लालू प्रसाद की जो क्रेडिबिलिटी है वो जीरो है, या फिर 2, 4, 5%, 10% होगी। वैसी स्थिति में कैसे उस वुमेन वोट बैंक को, जीविका दीदियों को वापस अपने पक्ष में लाना, ये काफी चैलेंजिंग काम होगा। बिल्कुल, अगर आप देखिएगा इस स्कीम में कोई शिक्षा से कोई लिंक नहीं है। मतलब इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं डिसाइड की गई है, जैसा कि अनाउंस किया गया है। आप पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में होंगे, देख रहे होंगे वहां पर 20-25 हजार रुपए की सरकारी नौकरी के लिए लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। तो आप अगर इस तरीके के अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भी आदमी जुड़ा होगा उसको हम 30,000 रुपया मंथली सैलरी की जॉब देंगे, तो ये उन बच्चों के साथ कितनी बड़ी मतलब ये नाइंसाफी है। अनदेखी होगी। जी, जो मेहनत कर रहे हैं। और आप देखिए हम्म। सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आप सिलेक्शन देने से ही मतलब कोई भी इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं होगी। हमारे पास यूएसएसआर का एग्जांपल है, किस तरीके से एक इकोनॉमिक कोलैप्स की। तो मुझे लगता है कि ये एक होता है पॉलिटिकली एक तरह से थिएटर की तरह आज इस समय में बिहार का इलेक्शन कैंपेन आप देख रहे होंगे, जहां पर मुख्य मुद्दे जो हैं, आप जिस यूनिवर्सिटी में हैं या आप देखेंगे जो एजुकेशन है और स्वास्थ्य है, जो ये जो मुख्य दो मुद्दे जो हर आदमी के आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं आदमी को प्रभावित कर रही है। तो अगर आप नौकरी को एजुकेशन से उसका लिंक अगर आप हटा देंगे, जो कि खास करके आप देखिएगा कि मतलब कुछ खास पार्टियों पे शिक्षा को लेके भी टारगेट रहा है कि वहाँ शिक्षित लीडर नहीं है, तो आप देखिएगा वो डिबेट को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो डिबेट है, जो एजुकेशन का जो डिबेट है कि करप्शन फ्री बिहार किया जाए, मुझे लगता है कि ये सब मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी अपेक्षा, जो कि आज के समय में जो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं जिस तरीके से रोजगार को यूज कर रही हैं। अभी हाल में आप देखिएगा गुजरात में किस तरीके से माइग्रेंट वर्कर आ रहे थे, तो लंबे कतार में वो लगे हुए थे। जाहिर है पलायन और रोजगार एक प्रमुख मुद्दा है, लेकिन उसको इस तरीके से सुलझाने की जो पॉलिटिकल पार्टी जो प्रयास कर रही है, ये बहुत ही सस्टेनेबल नहीं होगा, ना तो आर्थिक रूप से, ना सामाजिक रूप से, और ना ही आप इसको भारत के संविधान के मुताबिक देखिएगा तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा संभव है अचीव करना। ठीक है, आप कह रहे हैं स्ट्रक्चरल चेंज होनी चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव का जो फार्मूला है वो, उनको लगता है कि लाइवलीहुड वो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है स्ट्रक्चरल चेंज की जगह, और शायद इसलिए उन्होंने इमीडिएट गेन करने के लिए ये फैसला किया है। लेकिन अंशु, आपसे जानना चाहेंगे प्रशांत किशोर की दूसरी जो खबर है, प्रशांत किशोर के ऊपर एनडीए जिस तरह से पोच कर रही है, उससे तो ये इल्यूजन होता है ना, या फिर लोगों के परसेप्शन में, दिमाग में ये बातें जाती है कि भाई बीजेपी जब इतनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, स्ट्रांग पार्टी है, प्रशांत किशोर जैसे न्यू इंट्रेंट पार्टी के कैंडिडेट को पोच करना उनकी घबराहट को दिखाता है, या फिर 2-4 दिन में जब कैंडिडेट तोड़ लिए जाते हैं उसके बाद फिर ये सारी बातें बेमानी हो जाती है, और फिर बीजेपी का जो गेन है वो तो गेन है, जहां पे उन्हें अगर अपर कास्ट कैंडिडेट से या प्रशांत किशोर के कैंडिडेट से नुकसान उठाना पड़ेगा, उसको पोच करने के लिए अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, सारे लोग लगे हुए हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह है, क्या आपको दिखती है?
देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी है वो सीट वाइज अपनी चीजों को तय करती है। जिस सीट पे अगर उन्हें लग रहा होगा कि ये कैंडिडेट उनके लिए कुछ नुकसान कर सकता है या उनके कैंडिडेट के वोट बैंक में डेंट लगा सकता है, तो वो उसे किसी भी तरह मैनिपुलेट करने का, किसी भी तरह हैंडल करने की कोशिश करेंगे। और वो उन्होंने की, वो नजर आता है। और उसके लिए बीजेपी अगर कहा जाए तो उनका बड़े से बड़ा नेता है वो मैदान में उतर सकता है और वो इसके लिए कोई हिचकते नहीं है। लेकिन मेरे लिए यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी तो पोच करने की कोशिश कर रही है और कर ही रही है, लेकिन किस तरह है कि जन स्वराज पार्टी के ये कैंडिडेट्स इतने कमजोर हैं, या जन स्वराज पार्टी जिस तरह से क्लेम करती है कि हम गांधीयन आइडियोलॉजी पे चलते हैं, हम घबराते नहीं हैं, अगर जो गांधीयन फिलॉसफी को अपना मानेगा तो उसे तो किसी हाल में घबराना नहीं है। उनके कैंडिडेट कैसे अपना कैंडिडेचर छोड़ रहे हैं, कैसे नॉमिनेशन वो वापस ले रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर वो डर जा रहे हैं। तो जो कि एक थीम थी जन स्वराज की, वो यही थी कि हमें सच्चाई पे चलना है, करप्शन से लड़ना है। तो जो गांधीयन फिलॉसफी पे चलेगा तो वो तो इस तरह की चीजों से डरेगा नहीं और घबराएगा नहीं। तो ये पूरा एक नैरेटिव जन स्वराज का भी यहाँ लेकिन फेल होता अंशु, नजर इसमें आ रहा है। काउंटर सवाल तो ये भी है ना कि जब कोई 10,000 करोड़ का महाराष्ट्र का कॉरपोरेटर या फिर महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर या पहले शरद पवार के भांजे, जब वो डर सकते हैं ईडी से, सीबीआई से, तो एक सामान्य शिक्षक या एक सामान्य लॉयर या एक सामान्य साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, उसके ऊपर अगर उसके फोन किया जाए कि भाई तुम्हारे परिवार वालों के खिलाफ 4 मैं केसेस खोल दूंगा, तुम अपनी नॉमिनेशन विड्रॉ कर लो, तो वो तो बेचारा डर के भाग ही जाएगा ना। हम एक ऐसे सिस्टम को इजाद कर रहे हैं, हम एक ऐसे सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं जहां पे एक प्लेयर जो है उसके पास सारी शक्तियां हैं, वो उसके पास बैट भी है, बल्ला भी है, विकेट भी है, एम्पायर भी उसके पास में है। लेकिन बाकी जो प्लेयर है उसको कहा जा रहा है कि हाथ पैर बांध के आओ मैदान में खेलने के लिए। तो ये तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं। तो देखिए, लड़ाई तो यहाँ पर इसी बात की नजर आ रही है कि जो बीजेपी और जगह पे कर रही है वो यहाँ पर भी अप्लाई कर रही है। बस थोड़ा सा मॉडर्न ऑपरेंडाइज बदल गया है, थोड़ा सा तरीका बदल गया है। जिस तरह से प्रशांत किशोर खुद ही कुछ इंटरव्यूज में कह रहे थे कि पहले जो आरजेडी के जमाने में होता था वो बूथ लूटा जाता था या इस तरह से डराया जाता था, वोटर कोई नहीं पहुंचने देते थे, लेकिन आज कैंडिडेट को ही सीधे सीधे उसे ही कैप्चर कर लिया जा रहा है और डराया धमकाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो इसके लिए पूरी तरह से बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं। तो जनता भी ये देखेगी, अगर इस तरह की चीज हो रही है और इस तरह से डरा धमका के नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो ये किस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है। क्या लोग ये नहीं देखेंगे? क्या बीजेपी को अच्छी लाइट में फिर देखा जाएगा? अरे आप लड़ने तो दीजिए। क्या आपको प्रशांत किशोर के कैंडिडेट इतना बड़ा थ्रेट लग रहे हैं? तो फिर इस तरह से तो आप जन स्वराज को एक बहुत बड़ा खतरा भी अपने लिए मान रहे हैं। जैसे खुद पीके कह रहे थे कि महागठबंधन तो है ही कहीं नहीं, 3rd नंबर पे है, या पहले नंबर पे एनडीए, या उसके बाद जन स्वराज है। तो आपने ये कहने का मौका भी जन स्वराज को दिया है, और बीजेपी यहाँ पर कहा जाए अपनी इमेज को भी टार्निश करती हुई थोड़ी नजर आ रही है। तो जनता भी देखेगी कि क्या ऐसी जरूरत है, क्या उन्हें एनडीए को अपने कैंडिडेट पर भरोसा नहीं है, और जन स्वराज का कैंडिडेट क्या इतना मजबूत है कि उनको हटाने के लिए उन्हें इस हद तक उतरना पड़ रहा है कि खुद गृह मंत्री को, शिक्षा मंत्री को, इतने बड़े नेताओं को लाकर, और बाकायदा वो तो फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से सारी चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है जनता पे छोड़ना चाहिए कि वो इन सब चीजों को कैसे लेगी। लेकिन बिहार में जो है ना शंकर जी, जनता बहुत एक दूसरे तरीके से बिहेव करती है, दूसरे तरीके से वो रिएक्ट भी करती है। उनको, जैसे कि कह रहे थे पवन जी, वो अपना मन बहुत पहले से बना के रखते हैं, और जो जातीय समीकरण होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जनता के मन में एक थोड़ा सवाल भी जरूर खड़ा करेगी कि ऐसे उनको क्या जरूरत पड़ गई। और मेरा ये मानना है कि जन स्वराज के लिए भी यहाँ पर क्रेडिबिलिटी का थोड़ा इशू खड़ा होता है। जैसे कि पीके ने खुद कहा कि हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा उनके ऊपर क्रेडिबिलिटी का सवाल आज जनता महसूस कर रही है कि उनको लग रहा है कि जन स्वराज का जो मुखिया है उसको भी चुनाव लड़ना चाहिए था। वो ये कहते हैं कि हमने कभी सीएम बनने के बारे में नहीं कहा, हम दूसरों को चुनाव लड़ाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ रहे क्योंकि हमें कैंपेन ही करना है। इससे आपकी जो एक सीरियसनेस होती है पार्टी की, वो कम होती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये भी शक गहराने लगता है कि वाकई कहीं बीजेपी की बी टीम तो नहीं, क्यों इनके हम्म। कैंडिडेट्स को पोच किया जा रहा है, और ये क्यों इतना आसानी से बोल रहे। अगर आपके कैंडिडेट को पोच किया जा रहा है तो प्रशांत किशोर क्यों नहीं पुलिस के पास जाते, क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात करते, क्यों नहीं कहते कि डराया धमकाया जा रहा है। ठीक है, आपने कहा कि अगर, उन्होंने भी यही कहा कि अगर खुद जो है गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, शिक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं, तो
कोई क्या ही कर सकता है। ये तो बिल्कुल बात आप बिल्कुल सही है, कोई क्या इस ही कर सकता है, लेकिन अगर आप इतनी मजबूर पार्टी हैं तो फिर आपको गांधी जी का नाम लेकर नहीं आना चाहिए था, ये भी ठीक दिक्कत है, है। इस सवाल को पवन जी से लेते हैं, क्योंकि पवन जी ने काफी बिहार के कई सारे डिस्ट्रिक्ट में, कई सारे जिलों में गए हैं और उन्होंने यात्रा भी की है और जन स्वराज का जो मूवमेंट है उसको भी समझने की कोशिश की है। पवन जी, आपके हिसाब से जो जन स्वराज का जो कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, पहला जो कॉन्ट्रडिक्शन ये दिखा कि प्रशांत किशोर ने अनाउंस किया कि वो राघोपुर में से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव यहाँ से हार जाएंगे, भाग जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले। जनसुराज का दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आया कि जब उन्होंने कैंडिडेट की जो लिस्ट जारी की उसमें उन्होंने कहा था कि वो जाति वाति के चक्कर में नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनाया कि इतने लोग इस ईबीसी से आते हैं, इतने लोग ओबीसी से आते हैं, इतने लोग अपर कास्ट से आते हैं, इतने लोग ब्राह्मण हैं, इतने लोग ठाकुर हैं। तो जनसुराज की कई सारे कॉन्ट्रडिक्शन है और जिस तरह से प्रशांत किशोर का जो एक उभार दिख रहा था वो पिछले 4-5 दिनों में वो थोड़ा सा थम गया है। लगता है कि बबल बस्ट हो गया है, बस्ट होने वाला है, या आपको लगता है कि छठ के बाद जैसे कि पीके कह रहे हैं कि वो नई सीरीज के साथ आएंगे तो फिर से मोमेंटम बनेगा? अब कोई मोमेंटम नहीं बनेगा कहना, चाहे वो छठ के बाद आए चाहे छठ के पहले आए, मोमेंटम की जो पराकाष्ठा है उससे वो नीचे आ चुके हैं। देखिए, दो चीजें आप देखिएगा इनके बिहेवियर में आपको मिलेगा पॉलिटिकल, जब स्टेप्स लेते हैं तो उसमें, या कहीं कहीं ये आंशिक यूटर्न लेते हैं, कहीं कहीं फुल यूटर्न लेते हैं। और ये ऐसे यूटर्न लेंगे जैसे आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब जो नाचते नाचते लोग जब स्टेप्स बदलते हैं ना, तो कई बार समझ नहीं आता है। वो जब जो जानकार है, जो पारखी है, वो समझता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अजीत पवार का एग्जाम्पल दिया, तो उसने तो वो तो बिहार बदलने नहीं निकला था ना। उसने तो 3 साल से बिहार की यात्रा नहीं की थी ना। उसने तो मीडिया के 200 इंटरव्यू दिए तो सबको निरौन दिया ना कि मैं बिहार को आपसे ज्यादा जानता हूं। मैं बिहार का एकदम कण कण नाप लिया है। हम बिहार में एक एक कदम बढ़ाना चाहते हैं। हम बिहार की सारी सड़कें जान चुके हैं, सारी गलियां जान चुके हैं। वो तो नहीं आके बोला था ना। बातों से मुकरना इनके, आप अच्छा 2 दिन से आप देखिए इनके इनके टोन और टेनर में आपको लगता है कि प्रशांत किशोर वही है जिसने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और तब उनका टोन और टेनर और आवाज। और अभी जो कल वो शिकायत कर रहे थे कि साहब ऐसा है कि गृह मंत्री हमारे लोग को लेके भाग गया। अरे लोग को लेके भाग गया तो आपको नहीं पता था क्या? आपने प्रीएम्प्ट नहीं किया। शंकर और पवन कुमार जैसा साधारण पत्रकार प्रीएम्प्ट करता है, एंटिसिपेट करता है, उसके बाद गेस करता है। तो जब आपको पता था कि सब जगह वो इन हथियार का इस्तेमाल करते हैं, राजस्थान में बाप के कैंडिडेट के साथ क्या हुआ था आपको पता है। तो जब सारी बातें आपको पता थी तो उसका आपने स्टेप्स क्या लिया, प्रिकॉशन क्या लिया, आप प्रीएम्प्ट किए थे क्या नहीं किए थे। तो मैं कह रहा हूं कि जब आप एक स्ट्रेटजी में उतरते हैं तो अब आप जो है रुदन क्रंदन करेंगे कि साहब ऐसा कि हमारे साथ तो बड़ा अन्याय हुआ, तो अन्याय हुआ तो जाइए थाने में। पर मैं ये कह रहा हूं कि वो जो देखते हैं, अभी वो गांधी मैदान में माफी मांग के भाग गए। आपको जेल चले जाना चाहिए अगर स्टूडेंट्स के साथ, अगर आप अगर स्टूडेंट्स के साथ हैं तो आप जेल जाते हैं। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं जेल जाता, माफी नहीं मांगता। भाई जब आप कोई आंदोलन करने निकले हैं तो टिके रहिए ना। ये उनके बर्ताव में, बिहेवियर में, हैबिट में, शंकर जो सबसे बड़ी बात है, मुझे कंसिस्टेंसी का अभाव दिखता है। मुझे माफ करिएगा। शिव कुमार जी, आप चूंकि जुड़ चुके हैं तो आपसे समझेंगे कि आपको क्या लगता है कि जनसुराज का जो बबल था या प्रशांत किशोर का जो बबल था वो बस्ट हो चुका है? प्रशांत किशोर अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो लगातार खो रहे हैं। जिस तरह से उनके 3-4 स्टेटमेंट, जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, उसके बाद फिर जिस तरह के उनके मीडिया इंटरव्यू आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि उनकी सीरियसनेस कम हो रही है, या फिर वो दूसरे ढंग से अगर इस सवाल को लें कि बीजेपी जैसी पार्टी जो चुनाव में जब उतरती है तो साम दाम दंड भेद सारे जो अस्त्र हैं उसका इस्तेमाल करती है, और बीजेपी इसके लिए जानी जाती है कि उस किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ वो चुनाव लड़ती है। तो प्रशांत किशोर जैसे प्लेयर जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, रिसोर्स की कमी नहीं है, मीडिया नैरेटिव उनके पास में है, मीडिया का कम्युनिकेशन के सारे चैनल हैं उनके पास में, तो क्या प्रशांत किशोर ने ये प्री अटेम्प्ट नहीं किया था? क्या उन्हें इसका अंदेशा नहीं था कि उनके कैंडिडेट को बीजेपी उड़ा ले जाएगी? क्योंकि बीजेपी तो राजस्थान से लेकर गुजरात और तमाम ऐसे स्टेट में इस खेल को करती रही है। देखिए, प्रशांत किशोर दरअसल जो है घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उम्मीदवार ही उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को चुना जो पॉलिटिकल नहीं है, और गैर पॉलिटिकल लोगों को उन्होंने लाया। दूसरा ये है कि भीतर खाने उनकी बीजेपी से पटती है। आप कह रहे हैं और सेटिंग है? बिल्कुल भीतर खाने।
तो ये घड़ियाली आंसू केवल बहा रहे हैं, ऊपर ऊपर बहा रहे हैं, भीतर खाने तो उनकी पटरी है। आप प्रशांत पूरे किशोर ने आपको पार्टी से निकाल तो नहीं दिया है? पार्टी जिस से तो तरह हमें अभी तक नहीं निकाला है भाई, हम तो इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर पीके ने हम सुन लिया तो। इंतजार कर रहे हैं कि वे पार्टी से हमको निकाले हैं, हमको तो अच्छा। निकाल ही नहीं पा रहे हैं। हमने तो ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पटने में किया, अच्छा। और उसमें भी मैंने कहा कि धन पशु लोगों को ला रहे हैं चुनाव के मैदान में, समझे नहीं, इनको पॉलिटिकल सामाजिक राजनीतिक सोच के लोग नहीं चाहिए, हम्म। समझ गए। हम्म। अभी मान लीजिए वो स्वयं कहते हैं कि 12,500 लोगों ने फॉर्म भरा, हम्म। 21,000 उन लोगों से लिया आपने, तो करोड़ों रुपया तो इधर से उन्होंने जमा कर लिया। हम्म। तो वो तो धन उगाही वाली पार्टी अब बन रहे हैं, हम्म। तो धन जहां से आ जाए। बीजेपी के बारे में नहीं जानने का क्या सवाल है, पूरी तौर पर जानने का सवाल है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस और प्रशांत किशोर में कोई फर्क नहीं है, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, एक ही हम्म। थैले के सभी चट्टे बट्टे हैं, हम्म। बिल्कुल। तो ये तो एक बहुत बड़ा बिहार की जनता के साथ छल हुआ, प्रपंच हुआ कि आप 3 सालों जबरदस्त से। जबरदस्त धोखा है बिहार के जनता के साथ। हम्म। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता और यहाँ के युवाओं के साथ जबरदस्त धोखा देने का काम किया है। बदलाव, बिहार बदलाव यात्रा और बिहार बदलाव के लिए पार्टी नारे सारे लगाए गए, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं इन्होंने किया। इनके टिकट बंटवारे को देखिए न, पहला हम्म। लिस्ट इन्होंने निकाला 50 का, दूसरा लिस्ट निकाला 65 का, उसके बाद कोई लिस्ट निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जो आज आओ आज पाओ, आज आओ आज पाओ, माल दो पाओ, माल दो पाओ, ये करते गए। हम्म। एक दिन में आप समझिए 3-3 साल जिन लोगों ने काम किया इनके साथ मिलकर के, और अपने घर की पूंजी, अपना सेहत भी बर्बाद किया, सब कुछ किया, परिश्रम किया, उसको इन्होंने टिकट नहीं दिया। जो पिछले चुनाव में कुछ ही वोटों से हारे थे, हमारे बगल में नवादा है, लेकिन हाँ, नवादा में क्या हुआ? नवादा बगल में है, इनके साथ इंद्रदेव कुशवाहा काम कर रहे थे विगत 3 सालों से, हम्म। और वो 70,000 वोट पिछले चुनाव में ला करके हारे थे, और वो अभी महाबली से हारे थे, सुनाम धन्य, जिन पर रेप का केस हुआ, जेल गए, उनसे हारे थे, आप हम्म। समझिए। और उसके बाद उस आदमी को टिकट नहीं देके वहां एक मॉडर्न स्कूल के संचालक, जिन पर माने एक नहीं गंभीर आरोप है चरित्र के मामले में, और कुछ FIR भी है, उस आदमी को लाया और घंटे भर में टिकट दे दिया। आखिर कौन सी माया काम की, ये तो बतावे कि कौन सी माया। रामाधार सिंह इनके साथ 3 सालों से जुड़े हुए थे बीजेपी से हटने के बाद, हम्म। और काम कर रहे थे। उनको गरुआ से टिकट लेने के लिए बुलाया, और जब वो आ गए सिंबल लेने के लिए तो उनको लौटा दिया, और संजीव श्याम सिंह को टिकट दे दिया। और हर किसी को कहने का काम एक ही करते हैं, इनके नेशनल प्रेसिडेंट है उदय सिंह, वो एक से MP भी है। हमको भी बुला करके उन्होंने बाद में कहा कि हम्म। फेसबुक पर लिख दिया धोखा वगैरह, ये जरा अथी कर देते, ये कर देते, वो आपसे पूरा में लड़ जाइए। फिर नहीं तैयार हुए तो कहा कि पहला जो MLC होगा वो आपको बनाया जाएगा पूरे बिहार में। तो हर किसी का जिसका कटता और गुस्से में आता है तो पहला MLC बनाते हैं। कितनी सीट जीतेंगे जो पहला MLC ये बना देंगे। हम तो अब चारों तरफ इधर देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, और कहीं हमको जीतता हुआ एक सीट तो दिखाई नहीं दे रहा। तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, सीटों के और कैंडिडेट के डिस्ट्रीब्यूशन में, सिलेक्शन में हम ये मान सकते हैं कि कई बार पॉलिटिकल पार्टियों के पास में कंपल्सन होते हैं कि सबको वो टिकट नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, आपके नजर में, आपके हिसाब से कुल मिलाकर जो मूल सिद्धांत प्रशांत किशोर का है, जो जिसको लेकर वो पिछले 3 सालों से सड़क पे थे, बिहार की जनता को आश्वासन भरोसा दे रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं झोल है, वो कहीं ना कहीं बड़ा झोल, फर्जीवाड़ा है। बड़ा झोल है, केवल हम्म। झोल नहीं, बड़ा झोल है उसमें। मतलब पूरी डाली जो काली है। जो इनका बस्ता है वो पहले खाली आया था, अच्छा। और अब वो बस्ता भर गया रुपया से। हम्म।
लेकिन इस समझ पे गए। कई सारे लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि प्रशांत किशोर को पैसों की इतनी क्या जरूरत होगी। प्रशांत किशोर तो खुद हाँ, खुद क्लेम प्रशांत करते किशोर हैं को कि भाई पैसों की जरूरत है। वो 50 क्लेम लाख रुपए का उन्होंने सदस्यता फॉर्म छपवाया, जो ये महिलाओं के लिए एटीएम कार्ड कर करके लोगों को पहुंचा रहे थे, वो छपवाया। और एनआरओ जो सज्जन थे, और उनका तो आ गया टीवी पर सारा बयान भी, और उसके बाद उनको भी चलता कर दिया। हर किसी से वादा तो इन्होंने ही किया कि हम टिकट देंगे आपको, आप आइए, हम लड़ा देंगे आपको। और यह भी कहते थे कि हम साथ, ये तो कहते थे सड़क पर से उठा के जिसको चाहेंगे उसको एमएलए बना देंगे। तो एक आध दो आदमी, 5 आदमी का भी नाम तो बतावे जिनको सड़क पर से उठा करके एमएलए बनाने के लिए टिकट दिए हो। ये तो तो बिल्डर शिवकुमार को टिकट दे रहे हैं, ठेकेदार को टिकट दे रहे हैं, अपराध में लिप्त लोगों को टिकट दे रहे हैं। कैसा बदलाव, किस रूप में बदलाव माने इसको? बिल्कुल। तो जो शिव कुमार जी बातें कह रहे हैं वो तो काफी चौंकाने वाली बातें हैं, और खास करके ये जिस तरह के आरोप वो एक तरह से प्रशांत किशोर के ऊपर लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जो पूरी पार्टी है, उसका जो पूरा नैरेटिव है, उसका जो पूरा एजेंडा है, वो खोखला है, और वहां पे कैंडिडेट से पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में धांधली है। निश्चित रूप से अगर ये सचमुच सही है तो ये काफी गंभीर आरोप है, और प्रशांत किशोर बिल्कुल के लिए सही है, बिल्कुल सही है, चुनौती है। प्रशांत किशोर किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को भी कहें और बहाल कर ले, वो जांच हो जाए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हिम्मत है तो जांच करवा लें, इसमें क्या दिक्कत? शिव कुमार जी ने पूरी खुली चुनौती दी है प्रशांत किशोर को कि वो हाईकोर्ट के जज से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, और वो गलत साबित होते हैं तो शिव कुमार जी उसका फल भुगतेंगे, लेकिन सही साबित बिल्कुल, होते हैं राजनीति तो छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो बिल्कुल सही छोड़ साबित देंगे। होते हैं तो प्रशांत लेकिन किशोर अगर को सही राजनीति साबित हुआ तो प्रशांत किशोर भी जो है वो अपने घर में जाकर के बैठने का काम करें। नहीं वो, लेकिन वो शिव कुमार जी, एक एक 20 सेकंड शंकर, मुझे मौका मिलेगा हाँ, क्या? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। कि वो जो आप उनको घर बिठाने जा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से मौका वैसे ही उनके पास आ जाएगा। हम अभी कह रहे थे कि वो अपनी पराकाष्ठा से नीचे आ चुके हैं। देखिए, 2-3 चीजें शंकर, एक तो ट्रांसपेरेंसी उनके बर्ताव में, उनके व्यवहार में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं था। कंसिस्टेंसी उनके किसी भी बिहेवियर में आप नहीं देखेंगे। आप 10 लिटरेचर पढ़ लीजिए पिछले 2 महीने में। और अभी इरिटेटेड भी हैं। अभी देखिएगा, पिछले 1 हफ्ते से उनका इंटरव्यू देखिएगा, सडनली उनकी आवाज चले ऊपर हो जाती है। मतलब एक सेम्बलेंस होता है शंकर, आप जब राजनीति में उतरते हैं तो आप सबको एक बगल से एक एक डंडे से सबको आप हाँकना चाहते हैं। एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि कई ऐसे मौकों पे उनके व्यवहार में ऑनेस्टी नहीं दिखी। ऑनेस्टी केवल पैसे की नहीं होती शंकर, ऑनेस्टी व्यवहार की भी होती है। तो कोई जो लीडरशिप क्वालिटी जिसमें रहेगा, उसमें मेरे ख्याल से टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन सब चीजों का पालन करना चाहेगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए। पवन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अंशु आपका भी जुड़ने के लिए, और अविरल पांडे आपका भी जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जो बिहार की धरती से जो सवाल उठ रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, प्रशांत किशोर के ऊपर, पीके के ऊपर, जिस तरह से उनका मोरल कंडक्ट है, जिस तरह से लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, जिस तरह से टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिस तरह से उनके ऊपर पैसे लेने के आरोप लग रहे हैं, ये सब वाकई गंभीर आरोप है। और राजनीति में अगर लॉन्ग टर्म लंबी पारी खेलनी है तो इन सारे इशू को सॉल्व करके एक इंक्लूसिव पॉलिटिशियन की तरह प्रशांत किशोर को बिहेव करना होगा, जो शायद पिछले 5-6 दिनों में दिख नहीं रहा है। तो ये सारे सवाल आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर से पूछे जाएंगे, और प्रशांत किशोर निश्चित रूप से अगर लंबी पारी खेलना चाहते हैं तो इन सबके माकूल जवाब देंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉगस के साथ।